तो परिणाम स्टूडेंट्स देखिए, ये हम पढ़ रहे थे मैकेनिक्स और अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। पहला चैप्टर इसका क्या था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो हम खत्म कर चुके थे। जो अब हम चैप्टर कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2। कुल मिला के 12 चैप्टर है। ये 3 से 4 दिन में खत्म होगा। अभी दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है चैप्टर 2। चैप्टर 2 का इसका नाम क्या दिया हुआ है? इसका नाम दिया हुआ है बेटा वर्क एनर्जी एंड इंपल्स, या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसे। वर्क एनर्जी और प्रिंसिपल, कार्य ऊर्जा, PRNCPIPL। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। तो हम आज इस चैप्टर्स के बेसिक्स पढ़ेंगे। कुल मिला के इस चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज है इसमें बेटा? अभी तो ये थ्योरी है थोड़ी सी, जो मैं आपको बताऊंगा। एक्सरसाइज 1 जिसमें 14 क्वेश्चन है, बस एक ही एक्सरसाइज है इसमें, जिसमें कुल मिला के 14 क्वेश्चन है। बेटा एक कृष्णा पब्लिकेशन की हम बुक पढ़ रहे हैं, आसपास मार्केट में आपको अवेलेबल हो सकती है, ले लीजिए। ठीक, अगर नहीं होती तो हमें बताइए, हम आपको लिंक देने की कोशिश करेंगे। तो हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कर रहे थे। ये मार्कर की इंक ही खत्म हो गई, चलिए कोई बात नहीं, ये वाला मार्कर इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक बच्चा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो इसमें मैं चीजें लेके चलता हूँ क्या क्या दी हुई है। जैसे इन्होंने पहले दिया हुआ है वर्क, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। तो पहले हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि वर्क है क्या। आपको पता है कि हमने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, कॉन्सेप्ट है इसका, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं क्योंकि पहली हेडिंग ही आपका क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको वर्क बहुत इजी समझेंगे। तो देखो बेटा, वर्क है, आपने कोई बॉडी थी, आपने किसी बॉडी पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स, और बॉडी भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई। डिस्प्लेस मतलब खिसक गई। या मैं आपको ऐसा बताऊं, ये कोई कार है आपके पास, ठीक, ये तो स्पेसशिप सी बन गई, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। कार है, आपकी कार में पंचर हो गया तो आपने इधर की साइड धक्का लगाया 3-4 लोगों ने, तो ये क्या कार खिसकेगी? सर खिसकेगी। मान लो खिसक के यहाँ आ गई ये कार, तो कितना डिस्प्लेस हुआ? मैंने मान लो S डिस्प्लेस हुआ, और कितना फोर्स लगाया था आपने? F। तो जो भी वर्क कार्य होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जो भी वर्क होगा वो वर्क होगा क्या, फोर्स लो, और फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, वर्क निकल के आ जाएगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना फोर्स की डायरेक्शन में, S, तो F इंटू एस लिख दो, F इंटू एस, जो मर्जी वो लिख दो। सर हमने तो एफ एस कोस थीटा पढ़ा है, अभी मैंने बताया हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर दूंगा। समझो, ये आपके पास कोई बॉक्स है, समझना बड़े ध्यान से, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क बता रहा हूं। पहले तो लिख दूं, वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसकी डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ए ओरिजिनल फॉर्मूला तो यो है। अब इस फॉर्मूले की मैं एक डेविएशन निकाल के दिखा दूंगा, मतलब एक इसका नया रूप आपको निकाल के दिखा दूंगा इस फॉर्मूले का, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो। ओरिजिनल फॉर्मूला तो बस इतना ही है, एफ क्रॉस एस। अब सर एफ एस कोस थीटा कहां से आता है, वो अभी आपके सामने में छोटा सा समय दो, अभी डिस्कशन कर दूंगा। समझो, ये कोई बॉडी है,
ठीक, इसे आपको अपनी जगह से खिसकाना है, तो आपने इस पे फोर्स लगाया F, लेकिन आपने शीर्षधार ने लगा के ऐसे लगाया F फोर्स। ठीक, तो ये कितने एंगल पे है इससे, वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, समझ रहे हो। और बॉडी खिसक के कहाँ पहुंच गई, बॉडी खिसक के यहाँ पहुंच गई। जब बेटा ऐसे भी खींचते हो, जैसे समझो समझो ये आपका सूटकेस है, इसमें ट्रॉली बैग है, तो यहाँ पे इसके हैंडल लगा हुआ होता है, तो जब आप उस हैंडल को पकड़ते हो तो ऐसे ही तो खींचते हो, या भी सब ऐसे ही तो खींच के ले जाओगे, या नीचे को नू बैठ के खींचोगे, ऊपर से ऐसे ही तो खींच के ले जाओगे। ठीक सर, कितनी डिस्प्लेस हो गया ये यहाँ से यहाँ तक बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये एस ही डिस्प्लेस हो गया, समझ ना। तो सर आपने तो फॉर्मूला बताया, इसलिए वर्क इक्वल्स टू, वर्क कितना हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है F और डिस्प्लेसमेंट कितना है S। ठीक, समझे सर, समझ गए। पर ये गलत है बच्चा इस वाली फिगर के लिए, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, एक ऐसा है एक ऐसा है। मैंने क्या बोला, फोर्स और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेना, तो हम या तो इस डिस्प्लेसमेंट को इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करें या फोर्स को इस डायरेक्शन में लिया हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, समझो, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, फोर्स के भी और डिस्प्लेसमेंट की भी। सर हम पेपर में कैसे दिमाग लड़ाते फिरेंगे, डायरेक्शन सेम है यानी, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला आता है। अब कोई तीर तिरछी है F, तो दो कंपोनेंट में टूट जाएगी, F cos थीटा और F sin थीटा, यही तो होगा। हाँ सर होगा बिल्कुल, जो एंगल के पास है वो कोस में ब्रेक होता है, तो ये किस में ब्रेक हो गया बच्चा, ये तो ब्रेक हो गया F cos थीटा में, और ये किस में ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया F sin थीटा में। अब देखो फोर्स का कौन सा हिस्सा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, भैया F cos थीटा वाला, तो अब ये फोर्स तो खत्म हो गया, इन दो कंपोनेंट में टूट गया, तो नाउ वर्क विल बी, अब कार्य कितना होगा बेटा, वर्क इक्वल टू, जो नो एक डायरेक्शन वाले फोर्स का कौन सा हिस्सा इस डायरेक्शन में है, F cos थीटा इंटू S, यही तो है। सर क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, Fs cos थीटा, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में याद हो मैथमेटिकल फिजिक्स, A डॉट भी किसके बराबर होता था, AB cos थीटा के, तो क्या मैं इसे F डॉट S नहीं लिख सकता, फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और डॉट प्रोडक्ट से हमें स्केलर मिलती है, भैया ये भी वेक्टर है क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन आती है, और एस भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन होती है, लेकिन जब दोनों वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर होता है, स्केलर में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। ये मैंने आपसे बड़े अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। इसकी यूनिट क्या है बेटा, इसकी यूनिट है एसआई यूनिट, इसकी जूल है, और सीजीएस यूनिट की बात करें तो इसकी सीजीएस यूनिट अर्ग है। समझ गए, समझ गए सर। अब देखूं मैं, इसमें इन्होंने कोई अलग सी चीज बताई हुई हो, इतने आप इसका स्क्रीनशॉट लो, चाहो तो आप लिखो। इन्होंने इसमें कोई भी अलग से चीज नहीं बताई, इन्होंने बताया है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इफ फोर्स इज वेरिएबल, यानी कि डिस्टेंस बदल रही है तो क्या होगा, तो क्या होगा, ठीक। या हम इसे वेरिएबल फोर्स के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क इक्वल्स टू एफ कोस थीटा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा, कहां से कहां तक, पॉइंट ए से बी के बीच में। बुक में ये फॉर्मूला भी दिया हो, लेकिन आपको इसमें नहीं घुसना, मैं इसी फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट करा दूंगा जब हम करेंगे, ठीक। ये कोई इन्होंने यूनिट ऑफ वर्क दी हुई है, ठीक। इस वर्क यूनिट ऑफ वर्क में एक चीज लिखी हुई है बेटा, क्या, 1 फीट एलबी, 1 फुट एलबी किसके इक्वल है बेटा, 32 फीट पाउंडल्स। ये आपको एक न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। पाउंडल्स एक तरीके से न्यूटन के बराबर है, ये न्यूटन के बराबर है, तो फिट से फिट कट गया। तो अगर मैं आपसे बताऊं 1 LB, एस भी बोल देते हैं इसे, LB बोलते हैं, किसके बराबर होता है,
32 पाउंडल्स के बराबर होता है। एक तरीके से न्यूटन यानी कि फोर्स की यूनिट है ये वाली तो वर्क की है, ये फोर्स की, ये फिट से फिट कट जाएगा। तो ये आपको एक न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये यूनिट्स है पाउंडल्स भी और एलबीएस भी, तो आपको ये किस में जरूरत पड़ेगी, न्यूमेरिकल में, इसलिए ये वाली बात बता रहा हूँ मैं। और इन्होंने क्या दिया हुआ, पावर नेक्स्ट चीज दी हुई है इन्होंने पावर। रफ कर दू इसे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए हम वर्क का कॉन्सेप्ट समझ गए, ये एफ एस कोस थीटा कहां से आया। अब मैं आपको सिंपल सी एक चीज बता दूं पावर के बारे में, द वर्क पर यूनिट टाइम। सर ये क्या बोल दिया आपने, मैंने सही बोल दिया, पावर इज नथिंग बट वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क डन बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, per unit time is known as power if W be the work done in time t. W be the work done in time t, then पावर, ये आपको पता है बेटा, P किसके बराबर होगा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट जूल और टाइम की सेकंड, तो जूल पर सेकंड। नॉर्मली हम वाट भी यूज करते हैं, आपको पता होगा, नॉर्मली हम वाट भी यूज करते हैं। अब इसकी एक अलग डेविएशन आती है, कैसे, P इक्वल टू एफ वी भी होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। सर ये कहां से आया, लो मैं आपको बता दूं एक तरीके से कहां से आया। वर्क किसके बराबर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी आपने पढ़ा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर, अबे विस्थापन बटे समय क्या वेग ना होता, तो एफ डॉट वी ना आ गया, लो जी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बेसिक सी चीज थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस था नहीं। अब इसमें आप लिख लेना, ये भी साइड में को कहीं को, इसमें कुछ यूनिट दी हुई है, कि इसमें एक तो यूनिट दी हुई है इसकी हॉर्स पावर, आपको पता है कि एक हॉर्स पावर अशक्ति किसके बराबर होती है बेटा, 746 वाट के। पढ़ा है नहीं पढ़ा, जो इंजन की ताकत होती है वो हॉर्स पावर में मेजर की जाती है। अब हम अभी फीट एलबीएस सेकंड पढ़ रहे थे, तो अगर मैं आपसे 1 एचपी की बात करूं तो किसके बराबर होती है, 550 फीट एलबीएस पर सेकंड। ये वाली यूनिट भी हमें उसी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी जिसमें पाउंडल्स की जरूरत पड़ रही है। तो ये तो आपको याद रखनी है हॉर्स पावर, ये तो आपको याद भी होगी, लेकिन ये भी याद रखनी है, ठीक है। चलो पावर के बाद इन्होंने क्या दिया हुआ, पावर के बाद एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स हम बाद में करेंगे। फिर दिया हुआ है इन्होंने काइनेटिक एनर्जी, तो अभी हम काइनेटिक एनर्जी समझते हैं, समझे। चलो सर हम सारी चीजें समझते चल रहे, लिखते चलो बेटा, ये चैप्टर ही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, तो अभी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी आएगा, लेकिन हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए तभी तो ये आएगा। चलिए अब बात करते हैं किसकी, एनर्जी की, ENERGY, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी तो आप जानते हो दो तरह की होती है, नॉर्मली काइनेटिक और पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो आपके दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, ठीक। तो पहले मैं चलो एनर्जी लिख दिया, तो एनर्जी बता दूं क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। बेटा मैथ है ये, कभी सोचो फिजिक्स चल रही है, इज नोन एज एनर्जी, ठीक। अब नॉर्मली जो हमारे यहाँ होती है सिलेबस में जो है, एक तो काइनेटिक एनर्जी है, क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये दो एनर्जी हैं, पोटेंशियल है लेकिन हमारे सिलेबस में ग्रेविटेशनल वाली है।
काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से जनरेट होती है बेटा? उसके बॉडी के मोशन की वजह से। मोशन मतलब गति की वजह से। ये किसकी वजह से जनरेट होती है? उसकी पोजीशन की वजह से। सर पोजीशन की वजह से कैसे? देखो, अगर मैं दौड़ रहा हूं टुकुर टुकुर टुकुर, तो मेरे में कौन सी एनर्जी है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? मोशन है, फुचुक गोली छोड़ दी, कौन सी? काइनेटिक है। अभी पोटेंशियल की भी चर्चा करूंगा। पोटेंशियल होती है बेटा एक तरीके, जब किसी के अगेंस्ट कोशिश करते हो आप, किसी के खिलाफ कुछ चीज करने की कोशिश करते हो, तो वहां पे जो एनर्जी आती है वो पोटेंशियल एनर्जी आती है। ग्रेविटेशनल की बात नहीं कर रहा, केवल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। जैसे आपने धनुष लिया, तीर लिया और तीर यहां रोका आपने, तो यहां रोकने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ रही है? ताकत की। पड़ रही है? नहीं पड़ रही? तो वो एनर्जी कौन सी है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अगर उसे आप छोड़ दोगे तो वो यहाँ अपने आप में रुकेगा, आगे चला जाएगा। अब जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने यहाँ रोक रखा, तो यहाँ रोकने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ रही? एनर्जी की। क्यों? अगर मैं अपना हाथ हटा लूंगा तो यहाँ रुकेगा नहीं, नीचे गिरेगा। तो स्पेशल पोजीशन पे किसी भी बॉडी को, मैंने बताया पोजीशन की वजह से, स्पेशल पोजीशन पर रोकने के लिए जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। चलिए सर, हाँ समझ गए। द एनर्जी विच जनरेटेड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी विच जनरेटेड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। दोनों समझ गए, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। एक बार इसका फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी को के ई लिखते हैं, कितना? हाफ एम और वेलोसिटी का स्क्वायर, पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी को पी ई लिखते हैं, नॉर्मली यू से भी, कैपिटल यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अगर मैं ग्रेविटेशनल वाली बात करूं तो इसका फॉर्मूला mgh होता है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के एक्स होता है, लेकिन अभी उसमें आपको नहीं जाना। आपके में ग्रेविटेशनल वाली पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नॉर्मल है। आप कहो तो मैं इसका प्रूफ भी करा देता हूँ, थोड़ी सी देर लगेगी, ज्यादा समय मेरे को लगेगा ही नहीं। अब बताओ, किसी बॉडी को आपने, ये कोई बॉडी थी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 थी, ठीक, आपने इस पर फोर्स लगाया, ठीक, m मास था बॉडी का, द्रव्यमान, इसमें a एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया और इसकी यो यहाँ पहुंच गई, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v, समझे ना? तो यहाँ पे सो फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, कितनी डिस्टेंस चल के? s, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। सिंपल वे में करा रहा हूं मैं, आपको टिपिकल नहीं करा रहा, क्योंकि आपके में ये नहीं पूछा जाना, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे खतरनाक वाले में, क्वेश्चंस हम बड़े अच्छे से करेंगे। तो F बराबर कितना हो गया? m a एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, अब जब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं बेटा, इसमें क्या आ रहा है? मास आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है, टाइम नहीं आ रहा। तो इस टाइम को गायब करने के लिए ने ds से मल्टीप्लाई कर ली, ds से डिवाइड, चेंज इन डिस्टेंस हल्का सा। चलिए, तो F इक्वल्स टू m dv बाई ds इंटू ds बाई dt। इन दोनों की लोकेशन बदल ली सर? बदल ली। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन गया बच्चा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या वेलोसिटी नहीं होता विस्थापन बटे समय? सर बिल्कुल होता है। तो F इक्वल्स टू m dv बाई ds इंटू v, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये ds यहाँ ले आया, F डॉट ds इज इक्वल्स टू एम वी डी वी। मैंने क्या किया भैया? देखो, इंटीग्रेट कर दिया, ऑन इंटीग्रेट, तो F ds का कहां से कहां तक होगा बेटा? 0 से लेके s तक पहुंचा, चलिए, प्लस m v dv, v का कहां से? 0 से लेके v तक ही पहुंचा हूं, यही तो, यहाँ बीच में इक्वल्स टू है। ds का कितना? s, 0 से s लिमिट, इसका कितना? v स्क्वायर बाई 2, इसमें तो 0 से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ एस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई 2। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चा? वर्क, वर्क कितना हो गया?
हाफ एम वी स्क्वायर। और वर्क हमने समझो, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एन एनर्जी, इट्स एस आई यूनिट इज जूल। इसकी यूनिट भी क्या है बच्चा, जूल ही है, यानी कि वर्क और एनर्जी सेम ही है। आप कहीं एनर्जी नहीं निकाल पा रहे तो वर्क निकाल दो। तो ये वर्क की किस में, मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये वर्क की किस में स्टोर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। दिस वर्क विल स्टोर एज काइनेटिक एनर्जी। इसलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। लो, ये काइनेटिक एनर्जी का मैंने डेरिवेशन भी करा दिया, हालांकि पूछता नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए करा चुका हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी डेरिवेशन है, नन्ना सा मुन्ना सा 2 सेकंड में अभी करा देता हूँ, ठीक है। चलिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बता रहा हूँ मैकेनिक्स बुक्स बहुत मजेदार रहने वाली है आपके लिए। सर डिफरेंशियल इक्वेशन तो करा दो, अभी छेड़ेंगे उसे, पहले हम मैकेनिक्स पे लगे हुए, इसके 5 चैप्टर कर लें, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पे फोकस करेंगे। आप देखो मैंने बताया था, ये जो आपकी ऊपर हाइट से कुछ ऊपर रोकोगे तो वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आप समझो यहाँ से कोई बॉडी को यहाँ ले गए, ठीक है, कितनी हाइट पे, h हाइट पे, एक्सीलरेशन की जगह यहाँ पे क्या लगती है, ग्रेविटी लगती है। तो यहाँ पर वर्क कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, F बराबर m में डिस्प्लेसमेंट कितना, h, और a की जगह क्या लगेगा, ग्रेविटी। तो ये मैं तुम्हें नॉर्मल वे में बता रहा हूँ। यहाँ भी क्या, दिस वर्क विल स्टोर एज, देखो मैं 2 सेकंड में तुम्हें मोटे मोटे बता रहा हूँ ताकि आप गलती ना करो। पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, mgh, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं मार्कर में बस 1 सेकंड का समय दो, इंक डाल दो। चलिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल करता है, इंक डल चुकी है, ठीक है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में बेटा मैं 2-3 तरीके से कराता हूँ, ठीक है। एक तो मैं यहाँ करा रहा हूँ जो सिंपल वे में है, बाकी दूसरे वे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है बेटा। अगर आपको दूसरा डिफरेंशियल यानी कि कैलकुलस मेथड अपनाना है तो आप वहां से देख सकते हो। कार्य ऊर्जा पिरामिड, एक मेन इसके बेस पे आपका ये बना हुआ है जिसे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी बोला जाता है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है समझना बड़े ध्यान से। यहाँ पे कोई बॉडी चलती हुई आ रही है पीछे से, ठीक, किसी मोमेंट पे बॉडी यहाँ आ गई, ठीक, आगे बॉडी यहाँ और फिर चलते चलते आगे पहुंच गई, यही बॉडी है। बॉडी का मास कितना है बेटा, दोनों जगह, यहाँ भी m है यहाँ भी m है। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, यहाँ पर u है, यहाँ पर कितनी आ गई, v आ गई। अब बॉडी का जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, त्वरण कितना है, a है, ठीक। जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर की है, डिस्टेंस कवर्ड कितनी है बच्चा, s ही मान लो, जो आपका मन करे, x y z जो करे वो मान लो, ठीक। अब यहाँ पर हमारी जो वर्क एनर्जी थ्योरम सेज, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है आपकी, कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी को ले जाने में जो वर्क होगा वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, हाफ एम यू स्क्वायर। इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, ये आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच रही है तो हमसे किसी ने वहां पे वर्क पूछ लिया और वेलोसिटी गिवन है, तो हमें ज्यादा दिमाग सड़ाने की जरूरत नहीं है।
एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है फाइनल पे, और दूसरे पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट पे निकालना है, दोनों को माइनस कर दे तो मेरे पे वर्क निकल के आ जाएगा। एक तरीके से वर्क एनर्जी प्रिंसिपल काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन में क्या है, एक रिलेशन है। समझ गए सर? समझ गए। अब आपको याद एक चीज और याद रखनी है यहाँ पे, क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपने सब पढ़ा हुआ है, अब ये फिजिक्स ही चल रही है एक तरीके से मैथ के अंदर, बस न्यूमेरिकल्स हैं थोड़े से। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की समीकरण। पहली समीकरण याद है आपको? सर याद है, क्या थी? v बराबर u प्लस AT, सर याद है। सेकंड क्या थी? s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और थर्ड क्या थी? सर आप क्यों बता रहे हो इन्हें? क्योंकि न्यूमेरिकल में भी जरूरत पड़ेगी और इसके प्रूफ में भी। ये तो मैंने आपको एक तरीके से स्टेटमेंट बता दिया। अब अगर मुझे इस वाली बात का प्रूफ दिखाना हो तो एक तो इसका कैलकुलस मेथड है और एक ये शॉर्टकट मेथड है जो मैं करा रहा हूँ। मैं शॉर्टकट मेथड से करा रहा हूँ। अगर आपको क्या देखना है, कैलकुलस मेथड देखना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका कैलकुलेशन मेथड देख सकते हो। तो कैसे? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के तीसरे समीकरण से। तीसरा समीकरण क्या कहता है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू स्क्वायर इधर माइनस का लियो इज इक्वल टू 2as, ठीक। मल्टीप्लाई बाई हाफ m ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई हाफ m ऑन बोथ साइड। सर क्यों कर रहे हो आप? फर्क तो पड़ना नहीं, क्यों नहीं पड़ना? देखो, हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ m इंटू 2as। हाफ m से हाफ m कट जाएगा, वापस से यही ना मिलेगी। पर आपने करा क्यों? क्योंकि बेटा मुझे काइनेटिक एनर्जी लानी है, तो अब हाफ m v स्क्वायर और हाफ m u स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। ओहो, तो अब मैंने अंदर मल्टीप्लाई करी, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू, हाफ से हाफ कट गया, कितना बचा? m a s। ये क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, माइनस ये क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। m इंटू ए एफ होता है, हो गया। ये क्या हो गया? दोनों का चेंज। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वर्क। लो जी, हो गया प्रूफ। कितना टाइम लगा इसमें? चुन्नू सा टाइम लगा। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने सिंपल यानी कि शॉर्टकट मेथड से प्रूफ करा दी। आपको कैलकुलस मेथड से देखनी है और डिटेल में घुसना है तो कैलकुलस मेथड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इजीली देख लेना, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ इसे। पहले आगे देखो, आगे इसमें क्या है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फिर अभी हम इसका क्या कर रहे हैं, जो पहले थ्योरी दी होती है ना, हम वो समझ रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक। लो जी, ये मैंने रफ कर दी। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर डिटेल में जानना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर डिटेल में जानना है। बाकी मैथ में आप आ जाओ यहीं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव, संरक्षी एंड असंरक्षी बल। आप सिंपल से एक तरीका याद रखो, जिसमें वर्क डन जो आप कर रहे हो वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, जो रास्ते पर निर्भर नहीं करता, केवल शुरू की और आखिर की बिंदुओं पर निर्भर करता है। डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पाथ, ठीक, बट डिपेंड्स ओनली फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। यानी कि जिसमें जो वर्क कर रहे हो वो केवल शुरुआत और आखिरी बिंदु पर निर्भर करे, उसका रास्ते के उससे कोई फर्क ना पड़े नेचर से।
सर नेचर मतलब अब रास्ता चिकना हो खुरदुरा हो उससे कोई भी लेना देना उसका नहीं है। ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ, जो रास्ते के नेचर पे, नेचर ऑन पाथ, रास्ते के नेचर पे। जैसे आपका फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स भैया, यहां कुछ और लगेगा, यहां कुछ और लगेगा, यहां कुछ और लगेगा, तो भैया आपका फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कूलाम फोर्स हो, यहाँ पे विस्कोसिटी लिख लो लिखना चाहो तो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है बेटा, ये एक m1 ये m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है, तो F बराबर कितना g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये बस बीच की दूरी पर निर्भर कर रहे हैं। अब ये r डिस्टेंस पे यहाँ रखूं, चाहे हवा में रख लूं, चाहे जमीन पर रख लूं, चाहे फ्रिज पर रख लूं, चाहे कूलर पर रख लूं, कहीं भी रख लूं, फॉर्मूला यही रहेगा, इनका रास्ते के बीच के रास्ते से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अगर आप ये बिंदु बदल दोगे तो दूरी बदल जाएगी, तो भैया पहली और आखिरी पोजीशन पर निर्भर कर रहा है। ये रास्ते के रास्ता चिकना हो खुरदुरा हो कैसा भी हो, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंजर्वेटिव आप समझ गए, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता नेचर पे, जो पाथ के नेचर पे डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक, चलिए कर दो रफ, कर दिया भैया। ये आपको समझने सारे बहुत जरूरी हैं, क्यों, क्योंकि जब मैं इनके बारे में आगे न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी तो आप घबराओ ना। नेक्स्ट क्या है, मोमेंटम है बेटा, लीनियर मोमेंटम है और उसका कंजर्वेशन है और एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं पहले, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। फिर हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोमेंटम क्या होता है। भैया आपने गीता, भागवत गीता के बारे में सुना होगा, उसे हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए, वो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ना उसमें धर्म की बात है, ठीक। तो उसमें पूरा वैज्ञानिक समावेश है। उसमें किसी ने पूछा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो आपको क्या मिलती है संकल्पना, पहली बार किसमें देखने को मिलती है, तो मेरे अकॉर्डिंग भगवत गीता में है। भगवत गीता में क्या लिखा है, आत्मा अजर एवं अवर है, इसे न उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। अरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जाता है, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म, केवल इसे क्या करा जा सकता है, बदला जा सकता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। ऐसी आत्मा अजर अमर है, इसे नष्ट नहीं किया जाता है, केवल शरीर बदलती है। यही तो है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने एनर्जी की तुलना आत्मा से किया, तो देखो कितना ज्ञान का सागर था उनमें। तो समझे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी पिछली क्लासों में, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड। मोमेंटम भी आपने पढ़ा बेटा, मोमेंटम जनरली एक तो होता है लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, और एक होता है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। जो आपका रेखीय संवेग होता है इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे L से। ये किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी के। जब आपने किसी मास को वेलोसिटी दे दी तो उसमें संवेग उत्पन्न होता है, वो कौन सा है, रेखीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम, आपने मोशन तो दे दिया लेकिन वो सीधा में चलने के बजाय रेखा, लाइन, रेखा में न चलने के बजाय एंगल पे चलने लगा किसी पे, तो भैया वहां पे एक रेडियस और जनरेट हो जाती है, तो ये आ जाता है L बराबर mv/r। तो आप इसका दोनों फॉर्मूले को याद रखना। फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम भी कौन सा बेटा, लीनियर। तो अगर जहां पर खाली मोमेंटम लिखा हुआ है तो समझ जाना वो हमेशा आपसे लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा है, समझ गए। चलिए, एंगुलर मोमेंटम के बाद क्या है आपके पास,
इम्पल्स, पहले ये समझ लो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। इसे ऐसा समझो बेटा, ये क्या है, बनाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, ठीक है। ये हमारा क्या है, तमंचा, ये हैंडसअप उड़ा डालेगा, ठीक है। आपने इससे कोई गोली छोड़ी, सेल मास उसका कितना था m, और भी वेलोसिटी से गई, और बंदूक का मास कितना, कैपिटल M, और यो u वेलोसिटी से पीछे को गई। तो दोनों की u क्या, जो बुक में मानना जाता है वही मान लेता हूँ, ये तो स्मॉल v और ये कैपिटल V। अब यो पीछे को गई, पीछे को किससे गई होगी बेटा, माइनस वेलोसिटी से गई होगी। क्यों, अगर हमने आगे को प्लस v माना हुआ है तो पीछे क्या होगा, माइनस v। तो मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर दोनों का ओवरऑल मोमेंटम निकाल लेंगे तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब कैसे, इसका मोमेंटम कितना, मास इंटू वेलोसिटी, प्लस इसका मोमेंटम कितना, मास इंटू वेलोसिटी, किसके बराबर, 0 के बराबर। 0 के नहीं, मतलब टक्कर से पहले मोमेंटम बराबर टक्कर से बाद में, टक्कर से बाद में कोई मोमेंटम है ही नहीं, तो 0 के बराबर आ गया। तो ये भी आपको याद रखना, ये आपने पढ़ा हुआ है कि टक्कर से पहले का मोमेंटम और टक्कर से बाद का मोमेंटम इक्वल होता है, ठीक। चलिए हम समझ गए, इम्पल्स की बात कर रहा था मैं। इम्पल्स, इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है बच्चा, इम्पल्स को हिंदी में बोलते हैं आवेग। जब कोई भी फोर्स किसी बॉडी पर ठुचुक शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं जब फोर्स किसी छोटे टाइम पीरियड के लिए लगे। समझ गए, मतलब कैसे, टायर चलाया बचपन में, सब चलाया है, तो जब टायर चलाते तो एक स्टिक होती थी, टायर में मारते थे, तो मार के फोर्स लगा के एकदम हटा लेते थे, चिपकाए रखते थे, सर एकदम हटा लेते थे। क्रिकेट खेल रहा है, सामने से बॉल आई और ने बल्ला मारा, ठुक, तो बल्ला जो मारा मैंने वो बॉल से चिपक गया, क्या थोड़े से समय के लिए फोर्स अप्लाई किया, या खचाक किसी का थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारते ही खचाक हाथ हटा लेते हुए चिपका रहता है, सर तुरंत हट जाता है। तो वहां पर इम्पल्स, आवेग उत्पन्न कर दिया आपने। देखो और कुछ इसमें है, लास्ट इम्पल्स ही था बेटा, और यहाँ पर फिर हमारी क्या हो जाती है, कंप्रेहेंसिव एक्सरसाइज शुरू। कुल मिला के इस एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन है, और इसे मैं 2 लेक्चर में खत्म करूंगा, एक लेक्चर में 7 और अगले लेक्चर में 7। तो अब कल से आपकी एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर देंगे। इसकी यूनिट आपको पता है, फोर्स इंटू टाइम, ठीक, यानी कि न्यूटन इंटू सेकंड। तो यहाँ पर मेरा चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। कल से पेटी बांध लेना, हम किस पे चलेंगे, हम चलेंगे अपने इंट्रोडक्शन से नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज पर। सर आप चाहो तो एप्लीकेशन पर इसका कोर्स खरीद सकते हो, जो कितने रुपीज में है, 299 रुपीज में, ठीक, इस मैकेनिक्स बुक का। सर यूट्यूब पर नहीं होगी बेटा, होगी, लेकिन जब आप ऐप पे चले जाओगे तो आपको वहाँ पीडीएफ वगैरह सब एक सिस्टम फॉर्मेट में मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, डाउट रिमूवल होगा, सारे काम होंगे, एक आप कम्युनिटी में जुड़ जाओगे। कम्युनिटी बेटा बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए 299 रुपीज रखा है, ज़्यादा महंगा नहीं है। इच्छा है आपकी, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर तो चल रहे, पर यहाँ पीडीएफ वगैरह नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप उसमें पहुंचोगे तो आपको पीडीएफ वगैरह भी सब अवेलेबल होती चली जाएंगी। ऐप कौन सा है हमारा, फिजिक्स गुरु एप्लीकेशन। अब सर हम पे तो 299 रुपये नहीं है बेटा, पढ़ो जाओ, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ सकते हैं। बाकी अदर जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप 95 20 96 31 32 पर व्हाट्सअप कर लो, 1-2 घंटे में आपका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ये नंबर है हमारे ऑफिस का, ठीक है, रफ कर दूं। चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।